Hey, hello future officers. I hope you're perfect there and doing deadly study. So आज हम करेंगे अप्रैल फर्स्ट वीक का नेशनल का पार्ट सेकंड और आज हमारा नेशनल फर्स्ट वीक का अप्रैल का फिनिश हो जाएगा। सो हम शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। और जो आपको मैंने फर्स्ट वीक का नेशनल का पार्ट फर्स्ट करवाया था उसका अच्छे से रिवीजन करना और बाद में हम क्विज भी कंडक्ट करेंगे तो उसके लिए भी रेडी रहना। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना, फर्स्ट स्लाइड में बोल रहे हैं जो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है उसकी कि इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर डिफेंस एक्सपोर्ट्स। अभी एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है, सबसे हाईएस्ट अभी तक का जो इंडियन डिफेंस सेक्टर है उन्होंने एक्सपोर्ट किया है जो कि है 21,083 करोड़। तो आप रफली 21,000 करोड़ भी याद कर सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि हमारी न्यूज़ क्या है आज की। सो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, एज वी नो, एज पर डेटा, इंडियन डिफेंस सेक्टर हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर डिफेंस एक्सपोर्ट ऑफ रुपीज 21,000 करोड़, जो कि हमारा अगर देखा जाए बिलियन डॉलर्स में तो ये होगा 2.3 बिलियन डॉलर्स। तो आप इन दोनों डेटा को याद कर लेना, जो दोनों अमाउंट है ये करोड़ के अंदर अमाउंट है इंडियन रुपीस में और ये बिलियन डॉलर में अमाउंट है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 तक की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ था इसकी ग्रोथ कितनी थी, तो 32.5% ग्रोथ थी इसके कंपैरिजन में, फाइनेंशियल ईयर 2023 के कंपैरिजन में। यानी कि जो अभी हमारा 31 मार्च तक, 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर जो हमारा अभी 24 था, 31 मार्च 2024 तक का जो हाईएस्ट एवर डिफेंस एक्सपोर्ट है वो है 21,000 करोड़। और जो लास्ट ईयर का था वो कितना है, 15,920 करोड़। तो ये दोनों डिजिट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो चीज़ें है इसके अंदर। एक तो फाइनेंशियल ईयर 2024 का कितना अमाउंट रहा है और कितनी ग्रोथ हुई है, दोनों आपको याद करना है अच्छे से, राइट। सेकंड पे चलते हैं, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, जो प्राइवेट सेक्टर है। अब देखो, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा है इसके अंदर। तो प्राइवेट सेक्टर ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो 60% एक्सपोर्ट किया है डिफेंस सेक्टर का, ऑफ टोटल डिफेंस सेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट का 60% है और पब्लिक सेक्टर का 40% है। अब आगे बोल रहे हैं डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव ग्रोन बाय 31 टाइम्स। यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट ने 31 टाइम्स का इजाफा किया है लास्ट डिकेड, यानी कि 10 सालों में, 10 ईयर्स में देखा जाए तो 31 टाइम्स का इंक्रीज हुआ है डिफेंस एक्सपोर्ट में कंपैरेटिवली फाइनेंशियल ईयर 2014। तो ये दोनों आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं किसी भी आने वाले एग्जाम में। अब आगे बोल रहा है कि जो 21 टाइम्स की ग्रोथ है, अब देखो यहाँ पर दो ग्रोथ हुई है, एक है 31 टाइम्स की और दूसरी है 21 टाइम्स की। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन होने के चांसेस है। सो 31 टाइम्स हुई है 10 सालों में और 21 टाइम्स हुई है लास्ट 20 ईयर्स, ये 20 सालों की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो 31 टाइम्स जो ग्रोथ हुई है वो 10 ईयर्स की है और जो 21 टाइम्स ग्रोथ हुई है वो मेजर किया जा रहा है 20 ईयर्स के कंपैरिजन में कि कितना हुआ है 20 सालों में। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2005 से 2014 तक का जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट था वो था 4,312 करोड़, ये यहाँ पर ध्यान देना आप। और फाइनेंशियल ईयर 2015 से 2024 तक का जो डिफेंस एक्सपोर्ट रहा है वो है 88,319 करोड़।
तो आप अप्रोक्स में याद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट याद करना है। जैसे 4312 करोड़ का आप सिर्फ 4300 करोड़ याद कर सकते हैं, और इस अमाउंट का आप 88,300 करोड़ याद कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी यहाँ पर ये चीज़ अपने ट्विटर हैंडल पे इन्फॉर्म की थी, नोटिफाई की थी। तो यहाँ पे आप देख लेना, सेम ही चीज़ है, कुछ फर्क नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट न्यूज़ पे। अब ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के बहुत हाई चांस है। EMPS 2024 ये है क्या? पहले तो देख लेते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। अब बात हो रही है इलेक्ट्रिक की, तो इलेक्ट्रिक याद रखना, ई से इलेक्ट्रिक है, एम से मोबिलिटी। प्रमोशन स्कीम फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, पूछ सकता है कि EMPS में एम क्या है या ई क्या है, राइट। और किस मिनिस्ट्री के अंदर है। अब देखो मोबिलिटी की बात हो रही है तो कॉमन सी चीज है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की ही बात कर रहा होगा। अब डिटेल में देखते हैं न्यूज़ को, डिटेल में न्यूज़ हमारी क्या कहती है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इंट्रोड्यूस किया है EMPS 2024, यानी कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। ये कब से लागू होगी? 1 अप्रैल 2024 से लागू हो चुकी है। अभी तक हम 1 अप्रैल 2024 को 3 टाइम्स रीड कर चुके हैं। जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने 2 बार रीड किया था। कौन से 2 न्यूज़ में हमारा 1 अप्रैल 2024 आया था, ये आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। तो देखते हैं कि कितने बच्चों ने रिवीजन किया। 1 अप्रैल 2024 याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने इंट्रोड्यूस किया था EMPS 2024 30 मार्च को 2024। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है बच्चों में। तो देखो 13 मार्च को, या आप ऐसे याद कर सकते हो कि मार्च 2024 में तो इंट्रोड्यूस किया गया था, मिड मार्च 2024 के अंदर। लेकिन तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि मिड मार्च 2024 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इसको जो इफेक्ट में लाया गया है वो 1 अप्रैल 2024 से इफेक्ट में लाया गया है। तो इफेक्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंट्रोड्यूस भी आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो। अब ये है किसके लिए? टू प्रमोट द अडोप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो EMPS स्कीम जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा अडोप्ट किया जा सके, इंडिया के अंदर यूसेज किया जा सके, उसके लिए है। स्पेसिफिकली है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स जो कि हमारे नीचे है, और 3 व्हीलर्स जो कि यहाँ पर नीचे गिवन है, राइट। दोनों को देख लेना। जो बजट सेट किया गया है इस EMPS स्कीम के लिए वो कितना है? 500 करोड़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये रिप्लेस कर देगी स्कीम फेम सेकंड को। अब फेम सेकंड क्या है वो हम आगे स्लाइड में देखेंगे। तो ये स्कीम जो है वो 4 मंथ्स के लिए इम्प्लीमेंट की जाएगी। टेन्यूर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो हमारी EMPS स्कीम है वो अभी 4 मंथ के लिए इम्प्लीमेंट की जाएगी, 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक। और ये स्कीम सब्सिडी भी ऑफर करेगी इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल्स को एंड इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल्स को, इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड कार एंड रिक्शाज। ये कार नहीं है, कार्ट है। ये PDF में मैं रेक्टिफाई कर दूंगा, तो ये कार्ट है। एंड रिक्शाज एंड L5 इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल्स। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखो कभी भी आप कोई इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स या फिर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स परचेज करेंगे तो उस पर आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। और वो कितनी होगी? 10,000 की सब्सिडी आपको दी जाएगी अगर आप 2 व्हीलर्स परचेज करते हैं। और इंडिया का टारगेट है, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इनका टारगेट है कि 3.33 लाख 2 व्हीलर्स को सब्सिडी देनी है, राइट। तो ये दोनों ही अलग चीजें हैं, अमाउंट अलग है और कितना टारगेट है, कितने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को सब्सिडी देनी है वो अलग है। तो ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है। और अब ये तो बात होगी थी 10,000 की 2 व्हीलर्स के लिए। अब अलग से है 25,000 रुपये। ये किसके लिए है? अगर आप स्मॉल, तो इसको याद रखना, स्मॉल है ये, स्मॉल 3 व्हीलर्स
अगर आप परचेज करते हैं, जैसे ई रिक्शा, ई कार्ड्स वगैरह, तो आपको 25,000 की सब्सिडी दी जाएगी। और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज का टारगेट है कि उनको मोर देन 41,000 सच व्हीकल्स कवर करने हैं, यानी कि 41,000 व्हीकल्स को सब्सिडी देनी है जो कि स्मॉल थ्री व्हीलर्स होंगे। अब उसके बाद 50,000 की सब्सिडी दी जाएगी लार्ज थ्री व्हीलर्स को। यहाँ पर बात हो रही थी स्मॉल थ्री व्हीलर्स की, यहाँ बात हो रही है लार्ज थ्री व्हीलर्स की। सो स्मॉल का रहेगा हमारा 25,000, ये थ्री व्हीलर्स की बात हो रही है। सो स्मॉल को सब्सिडी दी जाएगी 25,000 की, और जो लार्ज थ्री व्हीलर्स होंगे उनको 50,000 की। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि फेम क्या है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो ईएमपीएस स्कीम है ये फेम सेकंड को रिप्लेस करेगी। तो ये जो फेम सेकंड है ये बेसिकली फेज सेकंड है फेम स्कीम का। एक फेम स्कीम आई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज की, तो इसकी फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद करनी है। और ये स्कीम एंड हो गई थी 31 मार्च 2024 को। अब देखो 31 मार्च 2024 को ये स्कीम एंड हुई, और 1 अप्रैल 2024 को ईएमपीएस इम्प्लीमेंट हो गई। तो यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है फेम इंडिया जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी 2015 में। तो 2015 में पहली बार जो फेज फर्स्ट आया था वो फेम इंडिया स्कीम का आया था। और ये किसके अंडर हुई थी? नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन। तो ये बेसिकली मिशन प्लान था जिसका नाम था नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। तो उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, फेम फर्स्ट को हम कह सकते हैं। और ये प्रोमोट करता और इसने प्रोमोट किया था एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स विद इंसेंटिव्स। अब इंसेंटिव्स भी दिया गया था, यानी कि सब्सिडी भी हम कह सकते हैं परचेज पे उस टाइम। तो जो फेज फर्स्ट था वो 2015 से 2019 तक चला था, और फेज सेकंड जो था वो 2019 से 2024 तक चला था। फेज सेकंड का जो टोटल बजट था, आउटले था, वो 10,000 करोड़ था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, पूछ सकता है एग्जाम में। फेम सेकंड ने टारगेट किया था कि वो इंसेंटिव देगा ई बसेस को, थ्री व्हीलर्स को और फोर व्हीलर्स को। तो यहाँ पर याद करने का कुछ नहीं है इस वाले पॉइंट में, बस आप समझ लो कि फेम सेकंड का टारगेट था क्या। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज हमारे कौन है मिनिस्टर? तो श्री महेंद्र नाथ पांडे जी है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा ईएमपीएस स्कीम, उसके बाद फेम किया था उसके बारे में हमने बात की है। ये दोनों ही स्टार्टिंग की न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पर बात हो रही है गगन शक्ति। कल हमने पढ़ा था मेघयान 24 के बारे में। अब ये मेघयान 24 क्या था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये इंडियन नेवी का था, और ये जो है गगन शक्ति ये इंडियन एयरफोर्स का है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, आपको सेपरेशन रखना है, ध्यान से रिवीजन करना है समझते हुए, सिर्फ आंखें बंद करके रिवाइज नहीं करना। तो गगन शक्ति जो एक्सरसाइज है वो 10 दिन की है, 10 डेज की है, और वॉर एक्सरसाइज है जिसको इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया है। अब पूरी न्यूज देखते हैं। सो इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया है 10 डे वॉर एक्सरसाइज जिसका नाम है गगन शक्ति। नाम अच्छे से याद कर लेना, और किसने की है? एयरफोर्स ने की है, ये भी याद कर लेना। और इसमें ये अपना जो इनकी स्किल्स है, हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन जो होते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, वो कैसे ये एग्जीक्यूट करते हैं उसको शो करेंगे। और ये बिगेस्ट वॉर एक्सरसाइज है अब तक की, यानी कि इससे पहले एक एक्सरसाइज थी जिसका नाम था वायु शक्ति। तो वायु शक्ति एक्सरसाइज थी जो कि पहले बिगेस्ट वॉर एक्सरसाइज थी, लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया गगन शक्ति ने। इंडियन आर्मी जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट और पैसेंजर सपोर्ट, यानी कि जो पैसेंजर ट्रेन है उसको सपोर्ट कर रही है इंडियन एयरफोर्स को, जिसका नाम है संयुक्ता एक्सप्रेस। तो ये एक पैसेंजर ट्रेन है जो कि इंडियन आर्मी चला रही है। तो ये भी याद रखना आप, संयुक्ता एक्सप्रेस, ये पूछ सकता है एग्जाम में।
और बाकी ये बिगेस्ट वॉर एक्सरसाइज इसलिए है क्योंकि 10,000 से ज्यादा IAF पर्सनल जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स पर्सनल। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि बहुत न्यूज में रहती है, और LUB, ये लघु उद्योग करके है, आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में। इन्होंने एक पार्टनरशिप की है, MOU साइन किया है, जिसमें ये अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन को इन्हेंस करेंगे, यानी कि बढ़ावा देंगे। किस चीज में? MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम। तो एक स्कीम है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये MSME की स्कीम है और कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम है, तो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक की जितनी न्यूज़ मैंने बताई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सबको याद करना, रिवाइज करना। अब डिटेल में इस न्यूज़ में बात करते हैं। सो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और लघु उद्योग भारती, LUB, इन दोनों के नाम याद कर लेना। लघु उद्योग भारती ने कोलैबोरेशन किया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, जिसमें ये इन्हेंस करेंगे अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन इन MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम। आपको स्कीम की एब्रीविएशन की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए कि फुल फॉर्म है क्या। अब आगे बात कर रहे हैं। अब ये बात होगी स्कीम की, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? तो नाबेट है, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज ऑफ द MCLS। और ये जो नाबेट है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का, यानी कि हम कह सकते हैं कि यही बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट करेगा। बस इसका एक बोर्ड है जिसका नाम है नाबेट, उसके जरिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये हेल्प करेगा लघु उद्योग भारती मेंबर्स को किसमें? मूव अप द लीन जर्नी। अभी लीन जर्नी वर्ड याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। सो लीन जर्नी है, यानी कि पहले आप बेसिक सीखो, लीन बेसिक, फिर लीन इंटरमीडिएट, फिर लीन एडवांस। तो इसमें 3 स्टेज आते हैं और नाम है लीन जर्नी। सो नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि इंडिपेंडेंटली काम करती है, खुद से काम करती है, किसी का ऑथराइजेशन नहीं है उसके ऊपर। और ये किसके अंडर आती है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उसको क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया 1997 में बनाई गई थी। इनके जो चेयरपर्सन है, ये इंपॉर्टेंट है, जक्षे शाह। तो ये इनके चेयरमैन है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, तो चेयरमैन याद करना और हेडक्वार्टर भी देख लेना। जो MCLS स्कीम है, MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम, ये लॉन्च किसने की है वो भी इंपॉर्टेंट है। आप देखो MSME की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME ही आएगी और तो कोई आएगा नहीं। तो MSME ने लॉन्च की थी, किस चीज के लिए? टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ MSMEs, यानी कि कैसे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हेंस करना है, बढ़ावा देना है, और उनका जो प्रोडक्शन लेवल है उसको कैसे इन्हेंस करना है, उस चीज पे फोकस करेंगे ये। साथ ही साथ में जो वेस्ट को रिड्यूस करना है उस पर काम करेंगे, उनकी क्वालिटीज को और इम्प्रूव करेंगे, और कंपटीशन ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। तो इस चीज़ पे आपको बस समझना है कि ये है क्या। अब ये इसमें एक कंडीशन है कि अगर आप उद्यम रजिस्टर्ड पोर्टल MSMEs हो, यानी कि किसी भी MSME को पहले उद्यम रजिस्टर्ड पोर्टल पे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, तब जाके वो लीन स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। उद्यम है क्या? उद्यम एक परमानेंट आइडेंटिटी नंबर है, जिसको हम बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि 19 डिजिट्स का होता है। तो डिजिट याद रखना, 19 डिजिट का होता है उद्यम नंबर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर आता है। क्या? उद्यम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सो उद्यम भी मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर है, और MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम भी मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्जाम में आने के काफ़ी हाई चांस है, अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये छोटी सी न्यूज़ है, इसमें कुछ है नहीं। सो PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और मेटा जिसको हम फेसबुक नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने 2021 में मेटा नाम रखा था इसका फेसबुक से,
तो उन्होंने एक फैक्ट चेकिंग इनिशिएटिव के लिए एमओयू साइन किया है। देखो फेसबुक पे क्या होता है या ऐसी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होती है, फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ कर देती है लोगों के सेंटिमेंट्स वगैरह का। तो उसको रोकने के लिए, उस पर लगाव रखने के लिए, मतलब उसको कैसे उसको रोकना है, प्रिवेंट करना है, उसके लिए इन्होंने साइन किया है। तो अब जो भी कोई पोस्ट मेटा पे आएगा, उसको वेरीफाई करेगा पीटीआई, प्रेस्ट प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है, मेटा प्लस पीटीआई का कोलैबोरेशन है टू स्टैब्लिश डेडिकेटेड फैक्ट चेकिंग यूनिट, कि जो भी न्यूज़ वहाँ पर पोस्ट की गई है उसमें फैक्ट कितना है, कितना सच है, कितना झूठ है। अब इसमें होगा क्या कि कोई भी जब न्यूज़ पब्लिश होगी या उस पर पोस्ट की जाएगी मेटा पे, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उसको चेक करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसको रिव्यू करेगा, चेक करेगा कि इसकी कितनी ऑथेंटिसिटी है, फिर उसको रेट करेगा उसे कंटेंट पे फॉर मिस इन्फॉर्मेशन अक्रॉस मेटा प्लेटफॉर्म। अब ये मेटा जो है फेसबुक अर्लियर, इसके एट प्रेजेंट 12 फैक्ट चेकिंग पार्टनर्स हैं इंडिया में। तो बस इतना ध्यान रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं इसके अंदर, ये दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज़ पे। सो सी जी एच एस ये है क्या, इसको हम आगे देखेंगे। सो सी जी एच एस बेनिफिशियरी आईडी को लिंक किया जाएगा आभा आईडी से, और ये किसने मैंडेट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फार्मर्स एंड फैमिली वेलफेयर ने। अब इनके मिनिस्टर कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। सो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिनके मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी है, बता देता हूँ मैं आपको, आई होप गलत ना हो, गलत हो तो मुझे रेक्टिफाई कर देना कमेंट में। इन्होंने मैंडेट किया है, यानी कि इन्होंने बोला है कि जो सीजीएचएस कार्ड्स है, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड, जिसको हम आईडी कार्ड भी बोलते हैं, सीजीएचएस आईडी, उसको लिंक किया जाएगा आभा आईडी से। आभा क्या है, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ, और ये कब से होगा, 1 अप्रैल 2024 से। आपने एक चीज गौर की कि 1 अप्रैल 2024 बहुत इंपॉर्टेंट डेट बन चुकी है अब तक की, अप्रैल फर्स्ट वीक की न्यूज में। ये फोर्थ टाइम हम इसको रीड कर रहे हैं, कल हमने 2 बार रीड की और अभी हमने सेकेंड टाइम इसको रीड किया। तो इसको सेपरेट लिख लेना कि 1 अप्रैल 2024 को क्या क्या चीजें विद इफेक्ट हुई थी। तो एक हुई थी हमारी, थोड़ा सा आप ओवरव्यू ले लो, एक ALMM स्कीम हमारी हुई थी, दूसरी आप मुझे बताओगे कल की न्यूज़ में थी। और अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, CGHS कार्ड्स के बारे में, और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एक न्यूज़ में पढ़ा था, वो भी आप कमेंट में मुझे बताओगे। अब इसका मोटो क्या है, टू क्रिएट डिजिटल हेल्थ आइडेंटिफिकेशन फॉर CGHS बेनिफिशियरी एंड स्टोरिंग देयर डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स। तो जो भी CGHS बेनिफिशियरीज होंगे उनका हेल्थ रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए ये प्रोसेस किया जा रहा है। CGHS है क्या, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर पैकेज है ये, जो कि दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, पेंशनर्स को, जो कि पेंशनर हमारे होते हैं जैसे आर्मी वगैरह के, एंड देयर डिपेंडेंट्स, जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके लिए होता है CGHS। तो जैसे कि आपने देखा होगा ना, एक आर्मी हॉस्पिटल वगैरह होता है, वहाँ पर काफ़ी यूज़ होता है CGHS कार्ड वगैरह का। तो एट प्रेजेंट देखा जाए तो 42 लाख बेनिफिशियरीज है अभी CGHS के अंदर। तो ये भी आप इसको याद रखना। सो अभी जो आयुष्मान भारत हमारा, हाँ, जो ABDM स्कीम है हमारी, इसकी फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इसकी फुल फॉर्म है। ये लॉन्च हुई थी 2021 में अंडर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस लॉन्च कब हुई थी वो देख लेना। जो कि ये प्रोवाइड करता है एक हेल्थ आईडी, जो कि 14 डिजिट्स की होती है। अब देखो, उद्यम जो हमारा होता है उसकी 19 डिजिट्स होती है,
और जो आभा कार्ड होता है वो 14 डिजिट्स का होता है। तो दोनों अलग है, इनको भी याद रखना। कभी कभी एग्जाम में डिजिट्स पूछ लेता है। तो अभी अगर देखा जाए तो जनवरी 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग अभी तक 52.5 करोड़ आभा नंबर्स क्रिएट किए जा चुके हैं। यानी कि इतने लोगों को आभा कार्ड प्रोवाइड किया जा चुका है। तो ये न्यूज़ थी, इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना। अब बात करते हैं एमसीडी, जो कि दिल्ली की है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। अब ये न्यूज़ में क्यों है, रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है जियो टैगिंग की। जियो टैगिंग की हम आगे बढ़ेंगे। सो जियो टैगिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी कि प्रॉपर्टीज को जियो टैग करना है, और इसकी डेट दी गई है 30 जून 2024। तो डेट को थोड़ा ध्यान रखना। अब डिटेल में न्यूज़ यहाँ पर ये बता रही है कि एमसीडी ने एक्सटेंड की है लास्ट डेट फॉर जियो टैगिंग ऑफ प्रॉपर्टीज। कब तक के लिए? अंटिल 30 जून 2024। एंड इट विल प्रोवाइड टैक्स पेयर्स अनदर अपॉर्चुनिटी टू रजिस्टर देयर प्रॉपर्टीज विद एमसीडी। बस इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि जो दिल्ली है उसके अंदर आपको अपनी प्रॉपर्टीज का जियो टैग करवाना है, और उसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून 2024 रखी गई है, और ये एमसीडी ने रखा है। अब जियो टैगिंग ऑफ प्रॉपर्टीज है क्या, इसको देख लेते हैं। तो एक यूनिक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट असाइन किया जाएगा एक प्रॉपर्टी को, जो भी प्रॉपर्टी होगी, और ये असाइन कहाँ किया जाएगा? जीआईएस मैप पे किया जाएगा। तो इनको ध्यान रखना। जीआईएस यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये प्रोवाइड करेगा प्रॉपर्टी की लोकेशन किस चीज से? यूपीआईसी से, यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड। तो यहाँ पर तीन चीजें समझने वाली है कि जियो टैगिंग है क्या। तो कोई भी प्रॉपर्टी होगी उसको जीआईएस यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैप पे एक यूनिक यानी कि एक सेपरेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट असाइन किया जाएगा, दिया जाएगा, जिससे कि आप प्रॉपर्टी की लोकेशन फिगर आउट कर सकते हैं। और वो फिगर आउट करने के लिए आपको यूपीआईसी की आवश्यकता होगी, जो कि है यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड, जिसको बोला जाएगा। सो आगे चलते हैं न्यूज़ पे। अब एचपी इंडिया प्लस आईआईसीए यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया है, एमओयू साइन किया है, यानी कि एक पार्टनरशिप भी हम कह सकते हैं। एचपी फ्यूचर इम्पैक्ट लीडर्स, तो एक प्रोग्राम है जो कि ये दोनों मिलके एग्जीक्यूट करेंगे। और ये एक ईएसजी सर्टिफाइड प्रोग्राम है। ईएसजी की फुल फॉर्म लास्ट ईयर एग्जाम में आई थी आरआरबी मेंस में, तो उसको ध्यान रखो। एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस एक प्रोग्राम है जिसके तहत इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब फुल न्यूज में बोल रहा है कि एचपी इंडिया और आईआईसीए ने ईका किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है, क्योंकि इसका नाम ही देखो आप, कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ये अंदर आती है। इन्होंने लॉन्च किया है एचपी फ्यूचर इम्पैक्ट लीडर्स। सो ये एक ईएसजी प्रोफेशनल प्रोग्राम है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, और ये प्रोमोट करेगा सस्टेनेबिलिटी को और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिसको हम सीएसआर भी बोलते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट इतना ही है कि एचपी इंडिया ने ईका के साथ मिलकर कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो ये आप याद रखना। और इसमें 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी 75 स्टूडेंट्स को, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना बस। सो आगे की न्यूज़ पे चलते हैं। आगे की न्यूज़ बोल रही है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर ऑल। अब ये एक रिपोर्ट है, और ये किसने तैयार की है? आईआईएम अहमदाबाद ने रेडी किया है इस रिपोर्ट को।
तो ये जरूर याद रखना कि IIM अहमदाबाद की रिपोर्ट है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर ऑल, जिसका जिसमें ये बताया गया है कि कैसे इंडिया नेट जीरो टारगेट अचीव करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं फुल न्यूज में। सो IIM अहमदाबाद ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की है जिसका पूरा नाम है सिंक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांजिशन टुवर्ड्स पॉसिबल नेट जीरो फॉर इंडिया। आप इसको सिर्फ ऐसे याद रख सकते हैं, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अब इस रिपोर्ट को लॉन्च किसने किया है? तो इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है, अब देखो रिपोर्ट को तैयार किया था IIM अहमदाबाद ने, लेकिन लॉन्च किया है प्रोफेसर अजय कुमार सूद जी ने, जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखना। और ये जो रिपोर्ट है ये एनालाइज करेगी एनर्जी ट्रांजिशंस नेसेसरी फॉर अचीविंग अ नेट जीरो एनर्जी बास्केट फॉर इंडिया। इंडिया का टारगेट है 2070 तक नेट जीरो होना, तो उसमें ये रिपोर्ट पूरा एक्सप्लेन करेगी कैसे इसको हम अचीव कर सकते हैं। सो ये हमारी लास्ट न्यूज़ है हमारे नेशनल फर्स्ट वीक की, अप्रैल की। तो पहली बार, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको याद रखना। फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो 2029 से 30 तक बनाया जाएगा, जिसका एक एस्टिमेटेड बजट भी है जो कि है 5,500 करोड़। तो 5,500 करोड़ आप याद रख लें। तो ये है क्या, ये न्यूज़ किस बारे में, आगे देखते हैं। तो अब ये इसकी डिटेलिंग है पूरी, इसको समझते हैं। तो इंडिया जो कि भारत, जो कि पूरी दुनिया का, विश्व का, वर्ल्ड का तीसरा बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और कंज्यूमर है पूरे वर्ल्ड में। तो ये याद रखना, थर्ड बिगेस्ट है। इसने इंडिया प्लान कर रहे हैं टू बिल्ड फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बाय 2029 और 30। तो यानी कि आपको जो आपका पेट्रोलियम है उसको कैसे रिजर्व रखना है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, उसके लिए इंडिया काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सेकेंड फेज है। जो पहला फेज था उसमें पूरी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी, लेकिन अब जो सेकेंड फेज है जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, तो वो PPP यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होगी, जिसके तहत ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा और एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो आगे बोल रहे हैं ISPRL यानी कि इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड एक स्पेशल लीगल एंटिटी है जिसको बनाया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आती है। तो ISPRL जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आती है, और ISPRL की फुल फॉर्म है इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड। तो इसको बनाया गया था किस चीज के लिए? टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स इन द कंट्री, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको पेट्रोलियम रिजर्व मेंटेन रखना है कंट्री के अंदर, उस चीज के लिए इसको बनाया गया था ISPRL को। अब इसने किया क्या है? तो बेसिकली इसने अभी बिड्स इनवाइट की है कंपनीज के लिए फॉर कंस्ट्रक्टिंग, अब ये याद रखना, 2.5 मिलियन टन्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज, यानी कि ये बात हो रही है क्रूड ऑयल की। और ये कहाँ पर बनाएंगे? पाडूर कर्नाटका में। तो यहाँ पर देखो मैप में नीचे, ये पाडूर है जो कि कर्नाटका के अंदर आता है। तो यहाँ पर इसको बनाया जाएगा, और इसका जो टोटल कॉस्ट है वो 5,514 करोड़ रुपए है, जिसको आप 5,500 करोड़ रुपए भी याद कर सकते हो। और ये सेकंड फेज है, मैंने बताया भी था आपको, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। और फर्स्ट फेज जो बनाया गया था पहले, जो कि 3 लोकेशन पे बनाया गया था। 3 लोकेशन कौन सी है वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, बट फिर भी आप देख सकते हो मैप में नीचे, विद गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। तो इस न्यूज में इंपॉर्टेंट इसलिए है ये न्यूज कि पहली बात तो बात हो रही है जो हमारा पेट्रोलियम रिजर्व है उसके लिए बात हो रही है, और उसका पहली बार प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे उसको इम्प्लीमेंट करने। और जो ईयर है 2029 से 30 है, उसके बाद जो टोटल बजट है और कितना टन मिलियंस में आपको कंस्ट्रक्ट करना है ताकि उसको वो रिजर्व कर सके, तो वो है 2.5 मिलियन टन्स।
बजट है 5,500 करोड़ रुपए। बस इस न्यूज़ में इम्पोर्टेंट इतना ही था एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ज़्यादा एग्जैजरेट करने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपको इतना याद रहेगा भी नहीं। तो जितना ज़रूरी है उतना याद करो, उतना रिवाइज करो, और एग्जाम में उसमें से ही आएगा। बाहर से आता है तो वो कोई नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहना। बट एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, और एग्जामिनर न्यूज़ में कहाँ तक जा सकता है, मैं हर एक उस न्यूज़ को पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि उस न्यूज़ के सारे पॉइंट्स को टच कर सकूँ जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बिहाफ से। सो ये हमारा नेशनल अप्रैल का फर्स्ट वीक फिनिश होता है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप, जो कि डिस्कशन ग्रुप है, वो ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम सर्च में @राइट अप्रोच हाई _बैंकिंग आप टाइप करना, या फिर आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो, तो शायद लिंक ओपन हो जाएगा। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, ताकि जो भी वीडियोस अब और पीडीएफ पीपीटी या जो भी अपडेट्स आएगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। @राइट अप्रोच _यूट्यूब, _बैंकिंग है ग्रुप के लिए, _यूट्यूब है चैनल के लिए। सो हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे बैंकिंग न्यूज़ के बारे में, प्लस आरबीआई और सेबी, ये पूरे वीक में क्या न्यूज़ रही है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल इश्यूज पे, प्लस स्टेट्स न्यूज़ पे, एंड देन हम डिस्कस करेंगे जो हमारी अदर इंफॉर्मेशंस है, जैसे अपॉइंटमेंट्स, बुक्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स, इन चीज़ों पे। और बाकी जो कुछ लाइक मिसलिनियस पार्ट है, जो कि है डेज और ओबिचुअरीज, तो ये मुझे लगता है लिस्ट इम्पोर्टेंट है, बट एक बार हम थोड़ा सा देख लेंगे इसके बारे में। तो ये हम जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा मैं आपको बस वही बताऊंगा। तो ज़्यादा इन डेप्थ नहीं घुसना इन चीज़ों में, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। एक्सेप्शनली कभी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं तो आ जाते हैं, वरना नहीं आते। लेकिन जो एग्जामिनर चाहता है उसको पहले हमको कवर करना है, राइट। सो ये था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हमारा आरबीआई एंड बैंकिंग पूरा फर्स्ट वीक, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। सो इसको एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से स्टडी करो, अफर्ट हार्डर।